हेलो फोक्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइज आर सेफ एंड हेल्दी. आई एम शुभांगी, बैक विथ अनदर लेक्चर. दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. जैसा कि हमें पता है कि साइक्लोन अम्फन अभी न्यूज़ में था, तो ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर हम MPPSC की बात करें तो 2020 के सिलेबस में हमें ये पेपर 1 के पार्ट बी, जो कि ज्योग्राफी है, मेंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, उसके चैप्टर फर्स्ट में मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज साइक्लोन. हियर वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज साइक्लोन. साइक्लोन होता क्या है, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन. इन्हें वर्ल्ड वाइड अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो हम एक बार उसे भी देखेंगे. फिर साइक्लोन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेसिकली इसका रोल क्या होता है, वो देखेंगे. फिर साइक्लोन्स जो भी न्यूज़ में रहे, हम कुछ साइक्लोन्स देखेंगे जो न्यूज़ में थे. और फिर एट लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इन्हें नाम किस तरीके से मिलते हैं, क्या इनकी कैटेगरी होती है, और इन्हें नाम किस तरीके से मिलते हैं. ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइक्लोन अम्फन जो है वो लास्ट नाम था उस लिस्ट का जो दी गई थी बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स के लिए. बेसिकली इसके बारे में हम आगे डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, व्हाट इज साइक्लोन. हम जाने कि साइक्लोन्स क्या होते हैं उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि साइक्लोन को अलग अलग जगह पे किस नाम से बुलाया जाता है. सो दिस इज आवर वर्ल्ड मैप. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइक्लोन जो है वो जब हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं उसके पास में, मतलब इन वेस्ट अटलांटिक ओशियन एंड इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इस जगह पे आने वाले साइक्लोन्स को हम हरिकेन नाम से जानते हैं. सो इस एरिया में बेसिकली साइक्लोन वर्ड की जगह हरिकेन वर्ड का प्रयोग किया जाता है. उसके अलावा जब हम इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट साइक्लोन्स को विली विली नाम से जाना जाता है. विली विली, आई रिपीट, साइक्लोन्स को यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में विली विली नाम से जाना जाता है. फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की, मतलब ये जो रीजन है साउथ चाइना सी के पास में, यहाँ पे हम इसे टाइफून नाम से बुलाते हैं, साइक्लोन्स को टाइफून. और जब हम बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास इन साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं. इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि साइक्लोन क्या होता है. थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं कि बेसिकली साइक्लोन होते क्या है, बट अगर हम इसे प्रॉपरली ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइक्लोन्स आर इरेगुलर विंड मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर. तो बेसिकली यहाँ पे एक लो प्रेशर सेंटर है जिसके अराउंड क्लोज एयर मूवमेंट हो रहा है. तो ये लो प्रेशर सेंटर होता क्या है, बेसिकली लो प्रेशर सेंटर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वार्म हीट हो, वार्म एयर हो. तो वार्म एयर कैसे क्रिएट होगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे अपने आप वार्म एयर होगी. अब मान लीजिए कि यहाँ की हवा जो है वो कंपैरेटिवली गर्म है और यहाँ की जो है यहाँ पे ठंडी है, मतलब यहाँ पे ठंडी हवा है, मतलब यहाँ पे एक हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट हो रहा है. विंड की जो नेचर होता है वो ये है कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन टू अ लो प्रेशर जोन. तो अब ये हाई प्रेशर जोन पे जो भी विंड होगा वो ट्रैवल करेगी यहाँ पे लो प्रेशर जोन पे, और यहाँ पे एक व्रिलिंग मोशन क्रिएट करेगी जो कि एक साइक्लोन बनेगा.
तो अगर हम बेसिकली समझें तो साइक्लोन बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक लो प्रेशर सेंटर होना ज़रूरी है। सेकेंडली हमें डिस्टर्बेंस चाहिए। जब तक विंड नहीं होगी, जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अगर वहाँ पे काम है, अनडिस्टर्ब्ड एकदम इन्वायरमेंट है, तो साइक्लोन का बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें डिस्टर्बेंस चाहिए। और इसके अलावा ये व्रिलिंग मोशन के लिए हमें अर्थ का रोटेशन, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स भी एक फैक्टर है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में और ज़्यादा जानना है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, तो हम थोड़ा डिटेल में कोरियोलिस फोर्स और किस तरीके से जो विंड है वो डाइवर्ट होती है, उस दोनों को हम कोरियोलिस फोर्स के कारण वो दोनों चीज़ें हम उस लेक्चर में आराम से समझेंगे। सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लो प्रेशर सेंटर है, दिस इज केस ऑफ साइक्लोन एंड दिस इज द केस ऑफ एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के केस में यहाँ एक हाई प्रेशर सेंटर है। जब लो प्रेशर सेंटर है तो विंड जो है वो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, वो विंड यहाँ पे एक साथ आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, और जैसे ही ये विंड यहाँ पे हीट अप होती है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और कंडेंस होके, जिस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है, हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स किस तरीके से होता है कि पानी है, पानी गर्म हुआ तो इवोपरेट होना शुरू हुआ और इवोपरेट होके ऊपर कंडेंस होके क्लाउड्स बना। सेम उसी तरीके से, उसी प्रिंसिपल पे ये साइक्लोन्स भी बनते हैं, बट इसमें क्या है, एक विंड को व्रिलिंग मोशन मिल जाता है। अब हम अगर एंटी साइक्लोन्स का देखें तो यहाँ पे विंड जो है ये डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये जो हाई प्रेशर सेंटर है इससे दूर जा रही है ये विंड। नेक्स्ट इज साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। एक चीज हमें देखने को मिल गई, अगर विंड कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब है कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा। इसलिए हमने देखा है जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो तेज हवा के साथ साथ बारिश भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो हम कहते हैं जो ज़्यादा पानी वाले क्लाउड्स, जिसे हम क्लूमलो-निम्बस क्लाउड कहते हैं, तो क्लूमलो-निम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होता है। तो साइक्लोन्स में क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बट एंटी साइक्लोन में विंड डाइवर्ज हो रही है, जिसके कारण कोई साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा इसका मतलब है जो स्काई है वो एकदम क्लियर रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि साइक्लोन में जो स्काई है, जो क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, और एंटी साइक्लोन में जो स्काई है वो एकदम क्लियर होता है। ओके, अब हम एक बार एंटी साइक्लोन और देख लेते हैं। हमने देखा था कि ये हाई प्रेशर सेंटर के अराउंड में विंड का व्रिलिंग मोशन क्रिएट होता है। हमें पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करेगी। तो जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी तो ये हाई प्रेशर में से दूर विंड जा रही होगी। आप सपोज कीजिए यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया है कंपैरेटिवली, इससे कंपैरेटिवली, तो विंड उसकी तरफ मूव करेगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है वो डाइवर्ज हो रही है, यही देखा था हमने। तो बेसिकली एंटी साइक्लोन्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं, और ये मोस्टली फॉर्म होते हैं बिटवीन हार्डले सेल एंड फेरल सेल। हार्डले सेल और फेरल सेल के बारे में आई होप कि हमने ट्राई सेलुलर मॉडल आप सब जानते हो, और अगर नहीं तो आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर दिस, प्लीज़ लेट मी नो। अभी के लिए डिटेल में अगर हमें जानना है तो हम इसके पे एक नया लेक्चर बना लेंगे, बट अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे अर्थ है, हम जानते हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे कुछ सेल
जिसे हम ट्राइसेलुलर मॉडल बोलते हैं, सेल क्रिएट होते हैं। दीज आर हार्डले सेल, फेरल सेल एंड पोलार सेल। तो 0 to 30 डिग्री के बीच में हम इसे हार्डले सेल मानते हैं, जहां पे विंड का मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है। ये फेरल सेल है बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 60 डिग्री लैटिट्यूड टू 90 डिग्री दैट इज नॉर्थ पोल, इट इज पोलार सेल। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब ये विंड जो है ये कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे नियर द ITCZ, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लोन का, जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यही सेम 60 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ पे विंड जो है वापस से कन्वर्ज हो रही है, बट यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लोन का। ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट कुछ हद तक हो रहा है। इसे हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो बेसिकली साइक्लोन जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, अनदर इज टेम्परेट साइक्लोन। बट ये एरिया जो हमें दिख रहा है ये 30 डिग्री वाला बिटवीन दी फेरल सेल एंड हार्डले सेल, यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन तो होता है बट क्लाउड फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है। ये रीजन होता है एंटी साइक्लोन वाला रीजन। दिस 30 डिग्री लैटिट्यूड इज एंटी साइक्लोन रीजन। इसे हम ठीक से देखें तो आप एक बार इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। दिस इज पोलार सेल 60 डिग्री टू, ये साउथ पोल के लिए देख रहे हैं, हमने पहले नॉर्थ पोल के लिए हम देख चुके हैं। तो 60 डिग्री टू साउथ पोल मतलब 90 डिग्री, ये पोलार सेल, यहाँ पे कुछ हद तक क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है और ये टेम्परेट साइक्लोन का टाइप है। वहीं जब हम 0 डिग्री पे देख रहे हैं, नियर दी इक्वेटर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो विंड कन्वर्ज हो रही है ये यहाँ पे क्लूमलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो बना रही हैं और यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है। बट ये जो रीजन है हार्डले सेल और फेरल सेल के बीच में, ये स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन में हमें एंटी साइक्लोन देखने को मिलता है एट 30 डिग्री लैटिट्यूड। आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट। अब देखिए 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ही हमें एंटी साइक्लोन्स मिलते हैं। एंटी साइक्लोन्स में क्लाउड्स नहीं होते हैं। क्लाउड्स नहीं हो रहे हैं तो बिट ऑब्वियस है कि बारिश भी नहीं होगी। इसलिए अगर हम एक अलग प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचें तो वर्ल्ड में जितने ज़्यादा डेजर्ट्स वाला एरिया हमें मिलता है वो हमें मिलता है 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, आइदर नॉर्थ और साउथ। आप देख सकते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड पे साउथ में और नॉर्थ में हमें ये डेजर्ट एरिया देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर डेजर्ट इसी एरिया में होते हैं बिकॉज ऑफ एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन इज वन ऑफ द रीजन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। चलिए तो अब हम देखते हैं कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर सेंटर के अराउंड क्रिएट होते हैं, वहीं जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो हाई प्रेशर सेंटर के अराउंड क्रिएट होते हैं। तो पहला डिफरेंस हमारा लो प्रेशर सेंटर और हाई प्रेशर सेंटर हो गया। दूसरा डिफरेंस हमारा ये है कि इन केस ऑफ साइक्लोन जो विंड है वो कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब कि वो सेंटर की तरफ कन्वर्ज हो रही है और वहीं एंटी साइक्लोन में जो विंड है वो डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम दी सेंटर। तो हमारा सेकंड डिफरेंस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का हो गया। इन केस ऑफ साइक्लोन हमें क्लाउड्स मिलते हैं और इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन जो स्काई होता है वो एकदम क्लियर होता है। अब जो साइक्लोन के केस में हमें जो विंड का मोशन है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और एंटी साइक्लोन में हमें यही मोशन क्लॉकवाइज मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब बेसिकली ये है क्या, इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये साइक्लोनिक विंड मूवमेंट है।
साइक्लोन में विंड किस तरफ को मूव करेगी ये है। तो इन केस ऑफ साइक्लोन विंड मूवमेंट आर एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमें पता है कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है। जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हम जानते हैं। इस रोटेशन के कारण एक फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स में ये होता है कि जब भी कोई चीज़ फ्रॉम नॉर्दर्न पोल अगर टूवर्ड्स सेंटर आ रही है ये, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स इट्स राइट। अब आप कहेंगे कि ये राइट कहाँ, ये तो लेफ्ट है। तो हम जब भी ये मूवमेंट देख रहे हैं, जब भी हम देख रहे हैं कि ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हम ये लेंगे कि विंड का सोर्स कहाँ है। विंड का सोर्स हम मान रहे हैं नॉर्दर्न पोल की तरफ। तो जब हम नॉर्दर्न पोल से इसे देखते हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट हो रही है टूवर्ड्स राइट, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट हो रही है टूवर्ड्स लेफ्ट। मतलब कि ये जो क्रिएट हो रहा है मोशन, ये हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। और वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये एक क्लॉकवाइज मोशन क्रिएट हो रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इसको और अच्छे से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक पाइन व्हील जो होती थी, आपने देखी होगी, उसको लेके खड़े होते हैं, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। मैं सोच रही हूँ कि आपको इस बारे में थोड़ा क्लियरिटी आई होगी, और अगर नहीं कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, इसको हम जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो हमारा लास्ट डिफरेंस था कि विंड ब्लोज करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में, बट इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स ये पूरा उल्टा हो जाता है। मतलब कि एंटी साइक्लोन की कंडीशन में वही विंड का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। इसको याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है, आपका अपना हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लेती हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों को कई बार आदत होती है कि हम चीज़ों को एंटी लेके चल रहे होते हैं। सो बेसिकली आप किसी भी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। अब साइक्लोन के सिग्निफिकेंस क्या है? तो साइक्लोन के कारण हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें बारिश मिल रही है, जिसके कारण जो भी इनइक्वालिटी है प्रेशर की या विंड मूवमेंट की या टेम्परेचर की, वो पूरी हो रही है। बेसिकली हमारी जो अर्थ है, जो नेचर है, उसका एक फिनोमेना है कि वो अपने आप को बैलेंस करती रहती है हर जगह। अगर किसी जगह ज़्यादा गर्मी है तो उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ है। अगर कहीं अर्थक्वेक है तो एक जगह वोल्केनो भी है। हम इस बारे में सेपरेट लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना क्या होते हैं। तो उसी तरीके से साइक्लोन में भी ये जो इनइक्वालिटी है इसको कम करने की कोशिश करती है अर्थ या नेचर। सेकेंडली, यहाँ पे हीट एक्सचेंज, जो मैंने आपको बोला कि हीट एक्सचेंज होती है बिटवीन वेरियस लैटिट्यूड, मतलब टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश हमको देखने को मिलती है इन केस ऑफ साइक्लोन। तो कमिंग टू द नेम ऑफ द साइक्लोन,
we have 11 warning centers spread across the globe. These warning centers are under the World Meteorological Organization. Here we have a separate organization for Southeast Pacific area, that is our near our India and the southeastern part. Here in Indian Ocean region only 8 countries participated to make a list of the name of the cyclones. तो ये 2004 की बात है जिस टाइम पे 8 कंट्रीज ने अपने अपने तरफ से 8 नाम दिए, मतलब 8 कंट्रीज ने 8 नाम दिए, टोटल 64 हमें नाम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये नाम एक लिस्ट बनी इसके बाद, और इस लिस्ट में बारी बारी से या तो उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं तो उस तरीके से, या फिर किसी और तरीके से जमा के और इसको हम यूज़ करते रहते थे। अब इस बार ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि जो लिस्ट थी, जो 64 नेम्स की जो लिस्ट थी, वो लिस्ट का आखिरी नाम था अम्फन, और साइक्लोन अम्फन आ चुका है। अब हमारे पास नई लिस्ट होनी चाहिए जिससे हम नाम रख सकें अगले साइक्लोन का। तो फिर से यहाँ पे 13 नाम इंडिया ने भेजे हैं अपनी तरफ से। तो आने वाले टाइम पे आपको इस तरीके के नाम साइक्लोन्स के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा और भी कंट्रीज, अब इस 8 कंट्रीज की जगह टोटल 12 कंट्रीज हो गई हैं जिनने अपने अपने नाम यहाँ पे भेजे हैं अपनी तरफ से साइक्लोन्स के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थी वो लिस्ट जो 2004 में बनी थी। आप देख सकते हैं इसका लास्ट नाम था साइक्लोन अम्फन, और ये थाईलैंड ने दिया था। नेक्स्ट, नाम रखने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? बेसिकली इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या किस टाइप के साइक्लोन्स की बात हो रही है। हम अवेयरनेस फैला सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, रिस्क रिडक्शन के लिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए उस साइक्लोन से रिलेटेड, इसलिए वार्निंग इशू करते टाइम आसानी हो। जब भी हम कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो उस टाइम पे भी अगर हम कोई नंबर रेफर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अगर उसी जगह पे हम एक नाम लेके अगर उसको वहाँ पे रेफर कर रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इन कुछ कारणों से हमें ज़रूरी है कि एक साइक्लोन का नाम रखा जाए। इसलिए साइक्लोन के नाम कुछ इस तरीके से रखे जाते हैं कि वो लोगों को थोड़ा सचेत कर पाए। जैसे हमने साइक्लोन वायु सुना, साइक्लोन वायु भी एक ऐसा नाम है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं, वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। साइक्लोन फैनी, जिसका बांग्लादेशी नाम था, जो जिसका मतलब बंगाली लैंग्वेज में सांप का फन होता है। तो इस टाइप के हमें नाम देखने को मिले। तो ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसी साल लिस्ट नहीं बनी है, तो हमसे कहीं ना कहीं हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि एडवांटेजेस क्या है साइक्लोन का नाम रखने के, तो हमें उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। साइक्लोन्स जो है वो कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये रही वो सारी कैटेगरीज। इसमें उनकी विंड स्पीड के हिसाब से हमने इसको कैटेगरी में बांटा हुआ है, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं ये यहाँ पे मेंशन्ड है। आप एक बार इसको बस देख लें, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तब भी एक बार इसे देख लीजिए। कुछ साइक्लोन जो न्यूज़ में थे, ये है साइक्लोन मेकुनु, साइक्लोन सागर। हम देख सकते हैं ये साइक्लोन सागर, मेकुनु, जिस रीजन में ये थे ये भी मैंने यहाँ पे फोटो इंसर्ट की हुई है। नेक्स्ट इज साइक्लोन तितली, साइक्लोन डे, साइक्लोन फैनी, साइक्लोन गाजा। ये नाम हमें थोड़ा पता होना चाहिए, वैसे आपने सुने ही होंगे। ये है साइक्लोन बॉम्ब। बेसिकली ये एक टेम्परेट साइक्लोन है। साइक्लोन में हमने 2 कैटेगरी देखी है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। तो ये टेम्परेट साइक्लोन का पार्ट है। और ये है साइक्लोन इडई, ये भी टेम्परेट साइक्लोन का
सॉरी, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है और टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, इसके बारे में मैं एक डिफरेंट लेक्चर लेके आऊँगी, जिसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, और उसकी डिटेल को हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज साइक्लोन अम्फन, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसका अभी हमने देखा कि इसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और उड़ीसा कोस्ट को हिट किया है। दीज आर सागर आइलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हाथिया आइलैंड ऑफ बांग्लादेश, इसके बीच में ये हिट कर रहा था। और ये एक प्री मॉनसून साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन में आया है, और ये दूसरा साइक्लोन है जो पिछले 2 साल में प्री मॉनसून साइक्लोन की कैटेगरी में जो यहाँ पे आया है। बेसिकली इस टाइम पे हमें ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिल नहीं रहे होते हैं, क्योंकि ये प्री मॉनसून सीजन है, ऑलरेडी मॉनसून आने वाला होता है इस टाइम पे। तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन अम्फन। और बाकी चीज़ें, जो भी डिटेल, जो भी क्वेरी, जो भी फीडबैक है आपके, प्लीज़ मेंशन कीजिए। जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव हम इस चीज़ को रखेंगे तो उतना ज़्यादा हमें आसानी होगी टॉपिक्स को समझने में भी, और हमें इन्हें सिर्फ पेपर के हिसाब से पढ़ना नहीं है। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं जो कि डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हर इंसान को जानना ज़रूरी है। सो आई होप you enjoy this lecture, and thank you so much.